तो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद आप सभी को। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, आप सभी को मालूम है, IMED चल रहा है। और आज हम सेक्शन बी को चालू करेंगे। इसके पहले हम लोग सेक्शन ए पढ़ रहे थे। सेक्शन ए जिसका नाम था एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंतर्गत टोटल 3 चैप्टर थे। उन तीनों को हमने फिनिश कर दिया है। अब हम सेक्शन बी में आ गए हैं। सेक्शन बी में टोटल शायद 4 चैप्टर हैं। इन चारों को समाप्त करना है, इसके बाद हमारा IMED समाप्त हो जाएगा। अब आप सभी जानते हो कि मैं आपको किस टाइप से चीज़ें बता रहा हूँ। मैं टॉपिक का नाम बता देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप चीज़ों को समझें। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा दिक्कत हो। आप चीज़ों को समझें। तो चलिए हम अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी है जिसका नाम मैनेजमेंट। तो आज हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भाई मैनेजमेंट वगैरह सब क्या होता है। मैनेजमेंट मतलब सीधा सीधा मैनेज मतलब समझ रहे हो ना, कि मैनेज करना, वही काम एक प्रकार का मैनेजमेंट का भी होता है। अब देखो है, लेकिन कई बार जो आपके एग्जाम में आता है ना, वो कहेगा कि भाई कि लोगों के द्वारा क्या कहा गया है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं या जो बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा है, उनके डिफिनीशन को लिखिए। तो आप किसी का भी लिख सकते हो। तो पहले हम देख रहे हैं FW टेलर। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग ऑफ FW टेलर, इनके अनुसार प्रबंधन क्या था। तीनों ने बताया कि प्रबंधन एक कला है जिसके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि किस व्यक्ति से क्या कार्य लेना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि किस कार्य को कौन व्यक्ति अधिक तेजी तथा कम व्यय के साथ संपन्न करेगा। यानी कि जो FW थे वो मानते हैं कि जो प्रबंधन है वह एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि किस व्यक्ति से क्या कार्य लेना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि किस कार्य को कौन व्यक्ति अधिक तेजी से कर लेगा। जिसे मान लीजिए कोई काम में कई लोग होते हैं ना, उस काम को धीम करते हैं, जिसमें कई इनका दोस्तों को तेजी से कर लेगा। तो यही चीज़ होता है कि प्रबंधन एक कला है जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि किस व्यक्ति से क्या कार्य लेना है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लेते हैं कि किस कार्य को कौन व्यक्ति अधिक तेजी तथा कम व्यय से संपन्न करेगा। यही होता है बेसिकली प्रबंधन। अब देख लीजिए प्रबंधन पे और कितने कितने लोगों ने अपना विचार दिया था। एक थे जेम्स लाउंडी के अनुसार, मैं स्पेलिंग आपको बता दे रहा हूँ, JAMESLUNDY, ठीक है, ये इनका नाम था। इनके अनुसार क्या है प्रबंधन। इनके अनुसार किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे के प्रयासों का प्लानिंग करना, समन्वय करना, प्रोत्साहित करना, नियंत्रण करना ही प्रबंधन है। इनके अनुसार है कि जैसे देखिए आप मैनेजर हो तो आपके लिए कई लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप बता दी भाई आप मैनेजर हो कि भाई आज ये काम करना है, तो आपने उन्हें काम दे दिया। अब वो लोग काम करेंगे, लेकिन वो काम कैसे करें उसका आप प्लान तैयार करते हैं, किसके लिए, एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। इसे ही प्रबंधन कहते हैं। आप उन्हें काम देते हैं, उस काम के लिए एक विशेष योजना बनाते हैं, उस विशेष योजना की पूर्ति करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, भाई करना है काम, और उनके नियंत्रण भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। उसी को कहते हैं प्रबंधन। किसके अनुसार, जेम्स लाउंडी के अनुसार। इसके बाद कौन थे, तीसरा, 3 लोगों को लिख दीजिएगा, बहुत है। तीसरा नाम है स्टैनली वेंस। क्या कह रहे हैं कि पहले से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य को, यानी कि पहले से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रख करके उचित समय पर निर्णय लेना तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करना ही प्रबंधन कहलाता है। इनके अनुसार क्या है कि भाई साहब, पहले से जो हमारा गोल निर्धारित है उसको प्राप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रख करके निश्चित टाइम पर सही निर्णय लेना तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करना ही प्रबंधन है। किसके अनुसार, स्टैनली वेंस के अनुसार। अब इसके बाद क्या है, तो यही कह सकते हो, उपरोक्त विचार के द्वारा हम कह सकते हैं
कि प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित किया जाता है। समझ गए ना? अब देखिए प्रबंधन का गुण भी देख लीजिए। तो नंबर 1 आप लिख लीजिएगा, मैं आपको डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसका मतलब समझो, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया, यानी कि जो प्रबंधन होता है वह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इस चीज को मतलब समझो कि जो प्रबंधन है वो किस चीज की प्रक्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। भाई प्रबंधन हम तभी तो करते हैं ना, कोई एक उद्देश्य रहेगा उसी को प्राप्त करने के लिए। अब क्या है, समन्वय प्रबंधन की आत्मा है। जिसे हम लोग कहते हैं भाई हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा वो है, या एक अच्छी कंपनी की जो हमेशा क्वालिटी रहेगी वो यही रहता है कि अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करना। तो ठीक उसी प्रकार से कह रहा कि जो मैनेजमेंट है उसकी आत्मा क्या है, समन्वय। समन्वय मतलब क्या हुआ कि भाई जिसे देखो, एक कंपनी में कई लोग काम करते हैं, अगर कंपनी के लोग आपस में ही लड़ेंगे तो क्या उस कंपनी का विकास होगा? यदि आपका परिवार आपस में ही लड़े तो आपका जो परिवार हो आपके पड़ोसियों के बराबरी कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि प्रबंधन समूहों में होता है, अतः विभिन्न समूहों के बीच समन्वय का भाव होना चाहिए। ये चीजें होता है। अब थोड़ा सा आप ये देख लीजिए कि संगठन क्या होता है। प्रबंधन के बारे में जानेंगे, संगठन देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि लेंसबर्ग के अनुसार प्रबंधन क्या है। लेंसबर्ग के अनुसार कि किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, पहले देखिए समन्वय नहीं, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इसके लिए लेंसबर्ग ने कहा कि लेंसबर्ग के अनुसार किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों में रचनात्मक संबंध ही संगठन कहलाता है। क्या कह रहे हैं कि किसी नॉर्मल लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों में जो रिलेशन होता है उसे संगठन कहते हैं। इनका मतलब कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सिंपल गोल मान लीजिए भाई यही है, बहुत छोटा गोल नहीं है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है। उस संगठन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो गोल बहुत नॉर्मल है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए जितने लोग आपस में साथ मिलकर काम करेंगे, उन साथ काम करने वाले व्यक्तियों में जो एक संबंध होता है उन सब में, उसी को संगठन कहते हैं। ठीक है। तो लेंसबर्ग के अनुसार क्या है, किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों में रचनात्मक संबंध ही संगठन कहलाता है। अब देखिए क्या है, संगठन के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो 3 तत्व होते हैं। नंबर 1 कार्य एवं श्रमिक का उचित वितरण, दूसरा क्या होता, अधिकार एवं जिम्मेदारी का उचित वितरण, कामगारों की संतुष्टि सर्वोपरि होती है। अब विशेषता क्या होता है इन संगठन का, तो संगठन जो होता है व्यक्तियों का छोटा अथवा बड़ा समूह हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो संगठन उसमें 150 लोग रहे हो तभी संगठन कहा जाएगा, नहीं। संगठन जो होता है वो व्यक्तियों का छोटा भी समूह हो सकता है, बड़ा भी समूह हो सकता है। 5 लोगों का भी संगठन हो सकता है और 500 लोगों का भी संगठन होता है। ठीक है। तो संगठन की विशेषता पहले है, संगठन व्यक्तियों का छोटा अथवा बड़ा समूह है, कुशल नेतृत्व के अधीन एक समूह कार्य करता है। मतलब देखिए, अब मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, जो उसका नेतृत्व करे, जैसे लड़ाई जब होती है तो मेजर नेतृत्व करता है, आर्मी के बड़े बड़े जनरल करते हैं। तो मान लीजिए आप कोई संगठन में काम कर रहे हो, आपका कोई गोल है और आपका जो नेतृत्व कर रहा है वही कमजोर है, गिरा पड़ा है, तो आप काम कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वही चीज कह रहा है कि कुशल नेतृत्व के अंतर्गत ही समूह कार्य करता है। संगठन तभी कार्य करता है, संगठन को जितने व्यक्ति होते हैं उनको कार्य करने में तभी अच्छा लगता है जब उनका जो नेतृत्व कर रहा है वह एक कुशल व्यक्ति हो, उसके अंदर ताकत हो। और तीसरी चीज क्या है संगठन की विशेषता, कि पहले से निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ कार्य करता है। जो संगठन होता है
या जो पहले से लक्ष्य निर्धारित रहते हैं उन्हीं को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। यह पहले से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। ठीक है, यह पहले से निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की तरफ कार्य करता है। नंबर 1 क्या होता है? विशिष्ट। अब देखिए क्या है नंबर 1 जो थ्योरी है, अब देखिए क्या है विशिष्टता का सिद्धांत। अब क्या कह रहा है कि जो संगठन उसमें क्या क्या सिद्धांत है। तो नंबर 1 क्या होता है? विशिष्टता का सिद्धांत। विशिष्टता के सिद्धांत में होता है जिसका जैसा काम रहेगा उसको काम सबको बांट देना। इसके बाद क्या होता है? अधिकार का सिद्धांत। क्या कह रहा है अधिकार का सिद्धांत? किसी संगठनात्मक ढांचे में शीर्ष स्तर से लेकर के निम्न स्तर तक प्रत्येक के कुछ अधिकार होते हैं जिसकी मदद से वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से काम करा सकता है और उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित कर सकता है। इसके बाद क्या है? तीसरा, समन्वय का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखिए क्या होता है भाई कि समन्वय का सिद्धांत। समन्वय मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच में लड़ाई हो रही है, बात में आगे चल के हम दोनों लोग साथ रहने लगे तो ये हो गया समन्वय। तो समन्वय मतलब होता है भाईचारा। तो ये कह रहे हैं समन्वय का सिद्धांत, संगठनात्मक ढांचा ऐसा होना चाहिए प्रत्येक विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करे। मूलभूत प्रबंधन की समरूपता के लिए भी समन्वय आवश्यक है। तो वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ। समन्वय मतलब मेनली यही होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच में लड़ाई है, आगे चल के हम दोनों लोग एक हो जाएं और किसी उद्देश्य के लिए प्राप्त करें, काम करें, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काम करें, तो उसे कहा जाता है समन्वय। अब मान लीजिए जो संगठन उसमें कई सारे समूह होते हैं, अब ऐसे में हर समूह की आपस में लड़ाइयाँ हैं तो आगे कैसे जाएंगे? तो इसलिए ऐसा आवश्यक होता है कि उनके बीच में समन्वय हो। तो ये चीज़ होता है, संगठन है तो समन्वय होना ही चाहिए। इसके बाद क्या होता है? उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अब देखिए क्या होता है, संगठन का ढांचा ऐसा होना चाहिए कोई भी अधिकारी अपने अधीनस्थ द्वारा किए गए कार्यकलापों के लिए उतना ही उत्तरदायी होता है जितना कि वो होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप बड़े पोस्ट पे हो और आपका कोई जूनियर आया और कोई गलत काम करके चला गया, तो ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ उसकी गलती है। उस गलत काम को करने के लिए जितना भागीदार वह है उतना ही भागीदार आप हो। उसका कारण है कि भाई आपका नेतृत्व है, आप काम कर रहे हो, फिर उसने कैसे गलत काम किया, या तो आपने उसको बताया नहीं, या तो आपने उसको ट्रेन नहीं किया, कुछ तो गलती है। जैसे मान लीजिए कि यदि एक आदमी क्रिमिनल बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार की भी थोड़ा थोड़ा गलती होती है। आप अगर बहुत निम्न स्तर पे जाके देखें तो जरूर गलती मिलेगी उस परिवार की, वो थोड़ा माहौल मिलता है। मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं 100%, लेकिन एक बड़ा हिस्सा इस टाइप का मिलेगा। तो यदि छोटा कर्मचारी कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? आप भी तो लापरवाही कर रहे हो मेरे भाई। और एक चीज़ मैं बता दूं भाई, अब जो सेक्शन भी है ना इसको हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, बस केवल इसको पढ़ते जाएंगे सीरियल वाइज बस। अब देखिए 5वां चैप्टर क्या है? लीडरशिप एंड मोटिवेशन, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और मैं फिर बता दूं अब जो भी वीडियो आएगा उसमें हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे, मतलब कि चैप्टर वाइज नहीं देखेंगे, बस केवल देखते जाएंगे। तो जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।